What is common between a Pashtun, a Baloch, a Gilgiti, a Sindhi, a Seraiki, a Kashmiri, and a Punjabi? What is the commonality? What is the binding glue? It has ने कहा कि इसके पीछे इस्लाम की लगाने में बचना है, तो उन्होंने फिर वो भी ऐड कर दी है। तो अच्छा साहब ने पहले कहा कि सोशलिस्ट सियासत होगी, नेशनलाइजेशन होगी, और जैसे ही उनकी गवर्नमेंट बनी लोगों ने कहा कि इस्लामिक सोशलिज्म होगा। तो उनके जो आसपास जो फॉलोअर्स थे सारे या जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा ये तो आपने हमसे एग्री नहीं किया था। जब इब्राहिम लिंकन के दौर में सिविल वॉर ऑफ अमेरिका 1865 में होती है, तो उसके बाद में वो कहता है सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये नहीं था कि स्लेव को आजाद करा दिया, चैलेंज ये था कि स्लेव को ये मनाएं कैसे कि अब तुम आजाद हो, अपना काम करो। Zelensky was a comedian जो कि यूक्रेन का प्रेसिडेंट है। और look at Donald Trump, I mean, what was the shot to fame, rich man? Well, this is Winston Churchill, a terrible man, a drunkard man, alcoholic, jerk of the highest order. It's very good to see a diverse group of students, firstly, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं, I was raised in this city mostly, I was born in South Punjab, but diversity changed the game for me in a way कि जब आप मुख्तलिफ सेक्शन से आने वाले लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, so you get a different viewpoint of who you are, what the society is like, और साथ साथ जिस मुल्क में आप रह रहे हैं वहाँ के बारे में जो आपका तस्वुर है वो कितना मुख्तलिफ है उन लोगों से जिनकी जिंदगी में इस तरह के मसाइल हैं जो शायद हमारे जहन में आते भी ना हो। So that's why this is a lucky place for you guys to be in, क्योंकि ये 4-5 साल जब आपने यहाँ पर गुजारने, you can decide what to make of it. एक ही क्लास में बैठ के 10-15 लोग एनलाइटन हो सकते हैं एक ही टीचर से, और उसी क्लास में बैठे हुए कुछ लोग कभी अपनी थॉट को चैलेंज किए बगैर डिग्री लेके चले जाते हैं, एंड the two different individuals are created from the same space. ये शो करता है it's entirely up to you what to get and grasp from this place. So firstly it's a very good opportunity, at least this course जो है वो यहाँ प्रमोट किया जा रहा है, for which I'd like to congratulate the management, the faculty, everybody here. So thank you for giving the opportunity. And secondly, आज चूंकि जर्नलिज्म की बात कर दी थोड़ी बहुत, और इसके अलावा it is not complete until we make a brief or a comprehensive account of how the state is like here. So initially, in a country like Pakistan, सबसे पहली चीज जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो जो हमें नजर आता है, इट्स अ परसेप्शन ऑफ अ थ्रेट इन अ वे कि जिस तरह से तो लीवन की एक किताब है पाकिस्तान हार्ड कंट्री, उसमें वो कहता है कि वो P2K की टर्म यूज करता है, पैटर्निश टू किनशिप। पाकिस्तान इज अ प्लेस जहाँ पे इंडिविजुअल क्रिएट होना हैज बीन वेरी डिफिकल्ट ओवर द पीरियड ऑफ हिस्ट्री। उसकी वजह ये है कि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, जर्नलिज्म की बात करें, पब्लिक ओपिनियन को शेयर करने की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड एन इंडिविजुअल टू वर्क ऑन। पाकिस्तान इज अ कंट्री जहाँ 70% लोगों ने अपनी फैमिलीज में शादियां की हुई हैं, ठीक है, किनशिप ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ, कजन मैरिजेस की बात कर रहे हैं जिसकी निकाह। तो उससे क्या होता है कि वी हैव डेवलप्ड अ सोसाइटी जिसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं और आपस में नेगोशिएट करके स्टेट को रन करते हैं। इट कुड बी लॉयर्स, जर्नलिस्ट, पीपल फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट और एकेडमिक्स, कुछ भी आप कह लीजिए, लेकिन यहाँ पर एक सिविक सेंस जो है वो बहुत मुख्तलिफ दिखाई देती है। तो पहली चीज तो ये थी कि इस मुल्क में जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो पहली चीज जो आप नॉलेज करते हैं वो ये है कि जो ID कार्ड की वोकत है ना हमारे, वो क्लोज टू नथिंग है। बिकॉज अगर आप डेनमार्क में या स्वीडन में या किसी वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट में पैदा हो तो आपको आइडिया होता है कि आई एज अ सिटीजन हैव अ लॉट ऑफ राइट्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें नहीं करने की जरूरत होती। व्हाई पीपल आर हेल्प एंड टू डू CSS इन दिस कंट्री? बिकॉज दे नो दे विल बी एलिमिनेटेड इफ दे आर कॉमनर्स। अगर आम इंसान रह जाएंगे तो बहुत से राइट्स तो मिलेंगे नहीं। इसीलिए यू हैव टू हैव एटलीस्ट सम प्रिविलेज इन योर पॉकेट कि अगर मुझे किसी ने इशारे पर भी रोक लिया है या मेरा कहीं काम करवाना है, कोई मीटर काट के ले गया, कोई इस तरह की चीज है, और मेरे पास 2-3 कॉन्टेक्ट ऐसे नहीं है जो कि प्रिविलेज हो, तो फिर मेरे कोई राइट्स नहीं है, कोई और चीज नहीं है। तो पहली चीज तो ये है कि जर्नलिज्म में आने का पर्पज मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो 90% लोगों का ये होता है टू गेट एटलीस्ट अ पुल ऑन द रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट समहाउ, कुछ ना कुछ वोकत हो जाए। मुझे भी बहुत लोगों ने कहा यार गाड़ी में प्रेस क्यों नहीं लिखवाया हुआ, आपने चलान नहीं होगा तेरा, की कर देगा तू। मैं कहा मुझे मतलब इज दिस योर विजन टू बिकम अ जर्नलिस्ट? एंड कि उसमें सिर्फ ये है कि मैं चालान छुड़वा दूंगा या ये वो चीजें कर दूंगा। तो पहली चीज तो ये है कि मैं आइडियल और रियल को रेकंसाइल करना है। आइडियल वो होता है जो आप किताब में पढ़ते हैं, रियल वो है which is around you. And the job of academia is to give you a better perspective on your own reality. फिलोसफी का पर्पस भी ये है कि आपने कहीं से भी कोई चीज ग्रास्प की है उसको अपनी रियलिटी पे अप्लाई करें। सो फर्स्टली व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप इन दिस सिटी, मैं तकरीबन 6th स्टैंडर्ड में यहाँ आ गया था, सो आई रियलाइज कि यहाँ पर आई हैव टू हैव एटलीस्ट सर्टन peculiarity। अगर मैंने अपने राइट्स जो है ना वो सेफ गार्ड करने हैं,
सो दिस इज अ रिलक्टेंट जर्नी इन अ वे कि जो भी एकेडमिक होता है या जो थिंकर होता है या जिसने भी एटलीस्ट या फिलोसफी की दुनिया को एक्सप्लोर करना होता है, पॉपुलैरिटी उसके लिए पॉइजन से कम नहीं होती, बिकॉज अ लॉट ऑफ अटेंशन इट ओवरवेल्म्स योर माइंड, योर क्रिटिकल फैकल्टीज एज वेल। सो दिस वाज अ रिलक्टेंट जर्नी, लेकिन वो जरूरी इसलिए होता है कि जैसे रिसेंटली आई हैड अ अटैक ऑन माय हाउस, और वहां पर इफ आई वाज अ कॉमनर आई वुड हैव बीन रिड्यूस्ड टू नथिंग। आपकी तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं करता, जाके खड़े हैं 4-4 दिन, 5-5 दिन। तो ये चीज है कि द फर्स्ट थिंग दैट यू लर्न हियर इज दैट इट इज एन अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर जहाँ पे यू हैव टू हैव सर्टेन डिस्टिंक्शन। अब उसमें अगर हम बात करें कि ओवरऑल ट्रेजेक्टरी इस स्टेट की क्या रही जहां पर हम जिंदा है, तो जिस तरह हॉब्स बात करता है कि दो किस्म के सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक तो होता है कि जो गवर्नमेंट का और लोगों के दरमियान होता है। लेट्स से मैंने गवर्नमेंट से एग्री किया कि मैं आपके लाल इशारे पे रुकूंगा, मैं टैक्स दूंगा, मैं इनकम टैक्स दूंगा, प्रॉपर्टी टैक्स दूंगा, और उसके रिटर्न में मुझे सिक्योरिटी ऑफ लाइफ चाहिए, मेरे बच्चों को फ्री एजुकेशन चाहिए, और इस तरह की चीजें मुझे उसकी रिटर्न आपने देनी है। इट्स अ म्यूचुअली एग्रीड अपॉन फ्रेमवर्क। लेकिन he says that there is another kind of social contract which happen between people and people, कि पहले you become one people and then you raise a state। तो हमारे यहाँ सारी डिबेट जर्नलिज्म में भी मैंने देखा, वो इसी बात पर होती है कि रियासत और आवाम का जो इमरानी मुआहदा और सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कुछ खामियां है, ये वो है। इस पे होती ही नहीं है कि डिड वी एवर एग्री टू बिकम वन पीपल। व्हाट इज कॉमन बिटवीन अ पश्तून, अ बलोच, अ गिलगिती, अ सिंधी, अ सराइकी, अ कश्मीरी एंड अ पंजाबी? व्हाट इज द कॉमनैलिटी, व्हाट इज द बाइंडिंग ग्लू? इट हैज बीन चेंजिंग। पहले रोज से मतलब अर्ली 50s में जब अयूब खान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसमें खाली रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का वर्ड लिखा गया। भुट्टो साहब ने कहा कि इसके पीछे इस्लाम की ललाने का बचना है, तो उन्होंने फिर वो भी ऐड कर दिया। अच्छा, बाद में फिर रियासत पाकिस्तान की डिस्टिंक्शन चेंज हो गई। शुरू में आपको 11 अगस्त की स्पीच भी मिल गई जिन्ना साहब की, जिसमें वो कह रहे हैं कि यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, चर्चेस, स्टेट हैज नथिंग टू डू विद योर रिलीजियस अफेयर्स। उसके बाद में 48 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी मिल गई। मौलवी साहब ने उसमें वो जब आई तो उसके बाद कहा कि आज पाकिस्तान के कलमा पढ़े, इससे पहले थी। इसके बाद में 70s में अगर आप बात करें तो भुट्टो साहब ने पहले कहा कि सोशलिस्ट रियासत होगी, नेशनलाइजेशन होगी, और जैसे ही उनकी गवर्नमेंट बनी लोगों ने कहा कि इस्लामिक सोशलिज्म होगा। तो उनके जो आसपास जो फॉलोअर्स थे सारे या जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा ये तो आपने हमसे एग्री नहीं किया था। अच्छा, बाद में नेशनलाइजेशन शुरू हो जाती है, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भी चेंज हो जाता है, और आगे बढ़ के अगर हम बात करें तो चूंकि बंगाल जो ईस्ट पाकिस्तान था वो अलग हो गया, और 80s में ज़िया साहब आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी तो सारी आइडेंटिटी ही दरअसल मिडल ईस्टर्न है, तो लोकल हिस्ट्रीज को तो खत्म करें। यहाँ पे आप कोई पश्तून नहीं है, आप कोई बलोच नहीं है, आप कोई पंजाबी नहीं है, आप सिंधी भी नहीं है, आपने जीएम सेक्रेटरी नहीं पढ़ना, बादशाह खान भी नहीं पढ़ना, भगत सिंह भी नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना। आपने वो पढ़ना है जो हम आपको बताएंगे कि 712 में पहला आईडी कार्ड बना पाकिस्तान का, मोहम्मद बिन कासिम के नाम, वहां से हमारी सिटीजनशिप शुरू हो। सो अ कंसिस्टेंट स्टेट ऑफ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स इन विच हर मरतबा आके एक नया साइंटिस्ट एक नया फॉर्मूला गेस करके आपको बताता है कि दिस इज द न्यू फॉर्मूला, नाउ यू हैव टू एनगल्फ इट डे इन डे आउट, और ऊपर से आइडेंटिटी जो है वो इन्फोर्स की जाएगी। इन द सेम वे जर्नलिज्म की ट्रेजेक्टरी भी यही रहती है, क्योंकि यहाँ पर पहले रोज से जर्नलिज्म जो था वो हमेशा से, इवन जर्नलिज्म की बात करें, इंटेलेक्चुअलिज्म की बात कर रहे हैं, जो लिटरेचर पढ़ाया गया हमारे यहाँ बहुत से लोगों को, मैं नाम नहीं लूंगा, जिसमें ऐसे नॉवेल्स थे जिसमें मिसोजिनी से भरपूर बातें थी, कोई वुमेन राइट्स का एस्पेक्ट नहीं था, और इसके अलावा साथ साथ एक राइट विंग आइडियोलॉजी भी नजर आ रही थी उसके अंदर। तो वो री इन्फोर्स इसीलिए होते रहते हैं सो दैट दे शुड कीप ऑल ऑफ यू इन चेक, बिकॉज इफ दे एम्पावर यू इन अ वे, वो भगत सिंह कहता है ना कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड क्रिटिकल अप्रोच आर द टू ट्रेड्स ऑफ अ रेवोल्यूशनरी माइंड। कि जो इनकलाबी जहन होता है उसके पास सिर्फ दो ताकतें होती हैं, मर्सीलेस क्रिटिसिज्म, बेरहमाना तनकीद अथॉरिटी के ऊपर, और दूसरी चीज इंडिपेंडेंट थिंकिंग, कि मैं किसी के पीछे ना लगूं, फॉलोवर ना बन जाऊं किसी का, और मैं एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरन इंडिविजुअल ये कैलकुलेट करूं कि मेरे लिए क्या बेहतर है, वो मैं लेजिस्लेट करूंगा। तो ये दो चीजें, मुझे ये लगा कि अगर मैंने सहाफत में आना है या आप लोगों ने आना है, अगर सोशल साइंटिस्ट बनना है कुछ भी, क्योंकि आगे आपके स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो सब, इसमें ट्रेड सिर्फ यही है कि अगर आप थीसिस भी लिखेंगे ना इस यूनिवर्सिटी में जहाँ बैठे हुए हैं, तो आपका टीचर आपको इतना एम्पावर करता है कि बेशक कार्ल मार्क्स की तुम डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म उठा के ले उसको क्रिटिक करो, मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ। What a great effort this is that you bring down the greatest intellectuals of the history। और आपको कहा जाता है कि हमारी अप्रोच जो है वो ओपन माइंडेड है, रिसर्च की अप्रोच ओपन माइंडेड होती है। तो इसीलिए क्रिटिक के बगैर पहली चीज ये है कि जिस तरह हम पर भी तनकीद होती है कि आप हर वक्त कीड़े निकालते रहते हैं हर चीज से,
एक बड़ा फनी कमेंट मैंने सुना, वो कहीं मेरी पोस्ट पर आया हुआ था कि आप वो मक्खी है जो सिर्फ गन पे बैठती। मैं थैंक यू सर, इट्स एन ऑनर। उसकी वजह ये है कि दैट्स माय जॉब। अगर मैं कसीदे पढ़ना शुरू हो गया उन लोगों के जो कि ताकत में हैं, या फिर उन लोगों के जिन्होंने आवाम को बेवकूफ बना रखा है, ब्रेन वॉश करती है उनको, डिसएम्पावर करती है अपनी क्रिटिकल फैकल्टीज को, तो फिर मुझ में और उसमें कोई फर्क नहीं है, एक जो कोर्टिजन होता है। तो ये चीज है कि ये देख के सबसे पहले तो क्रिटिकल अप्रोच लेना ही विल डिफाइन योर पाथ इन लाइफ। क्योंकि आपने जो बनना है दैट इज इंटायरली रिड्यूस टू द एनालिसिस ऑफ योर ओन रियलिटी। अगर आपने एनालिसिस ठीक कर लिया, यू कैन नेवर बी डिफीटेड। यहाँ पर हर्ड मेंटालिटी जर्नलिज्म में भी एग्जिस्ट करती है। आज भी मैं ये देखता हूँ कि जो नया बच्चा जर्नलिज्म में आता है, वो पहले ये नहीं देखता कि मुझे क्या आता है, मेरा क्या दिल करता है, वो मार्केट एनालिसिस करता है पहले क्या चल रहा है। अच्छा, यूट्यूब पे आना है, किसके व्यूज आ रहे हैं वही बात कर लेंगे। अच्छा, टीवी पे आना है तो वो वहाँ क्या बात करके आ सकते हैं वही बात कर लेंगे। हर्ड मेंटालिटी कि उसमें मैंने अपना पाथ नहीं ढूंढा, मैंने ये देखा कि ग्रुप थिंक क्या है और मैंने उसको सुकम कर लिया। उसके बाद और नीचे का एक कोड है जिसमें वो कहता है कि एवरीबॉडी थिंक्स द सेम, एवरीबॉडी वांट्स द सेम, whoever is different voluntarily goes into the mad house of society। कुछ मुआशरे ऐसे होते हैं जहां पर कंफर्मिटी और लोगों की तरह सोचना बहुत सेफ होता है। कोई प्रेशर नहीं है, घर वाले भी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, टीचर्स भी नहीं करेंगे। अच्छा, स्टेट अथॉरिटीज से भी प्रेशर नहीं आएगा, मुआशरे में भी एक्सेप्ट किया जाएगा आपको। तो ये ठीक है, लेकिन अगर मुख्तलिफ सोचा तो फिर सोसाइटी आपको एक अपने सेनिटोरियम में डाल देगी कि आप तो पागल है। जिस तरह हमारे यहाँ पर एक मैक्सिम है, मैंने बचपन से बड़े होते हुए सुना कि ज्यादा ना सोचो पागल हो जाओगे। The only nation in the world maybe who sanctions thinking and equates it with madness। ठीक है, दिमाग खराब हो जाएगा, या पढ़ा तुम प्रोफेसर समझ लो, या फिर किताबी बातें ना करो। लुक एट हाउ अब्सर्ड दिस टर्म, इस किताबी बातें ना करो, क्यों ना करें? कहानियों की बातें करें जिनका कोई सबूत नहीं है, या फिर बिल्कुल बेसलेस क्रिटिसिज्म करें। तो यहाँ जो प्रेवलेंट कल्चर था वो डिसएग्रीमेंट का था। इस पे बड़ी जबरदस्त किताब है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं, रिचर्ड निस्बत की। उसका नाम है जियोग्राफी ऑफ थॉट। सो ही सेज कि सर्टेन पर्टिकुलर जियोग्राफीज में सर्टेन काइंड की ना एक इंटेलेक्चुअल अप्रोच इमर्ज करती है। वो चाइनीज सोसाइटी की मिसाल देता है, जो हम और आप बहुत आइडियलाइज करते हैं कि हम वहाँ की जो इकोनॉमिक सक्सेस है उसको रेप्लिकेट कर लेंगे। वो इसीलिए नहीं हो सकती दैट इट इज बिल्ट ऑन कंफ्यूशियन वैल्यूज। जिसमें एक चाइनीज बच्चा अगर रात को डिनर टेबल पे बैठा हुआ है, सो ही डज नॉट एंजॉय द लिबर्टी टू डिसएग्री विद हिज पेरेंटल अथॉरिटी। इफ कंपेयर टू दैट, अगर हम अमेरिकन या यूरोपियन इंडिविजुअल्स को देखें, दे आर रियली फाइन विद डिसेंट। उसकी वजह यह है कि वो एक दूसरे पे तनकीद भी करते हैं और वो मैसिव अथॉरिटी नहीं समझते हायरार्की को अपने ऊपर। तो यहाँ पर भी कंफर्मिटी के कल्चर्स में पहली चीज ये है कि लोगों से अग्री करना इज मोर सेफर। आई नो मैनी पीपल हु हैव टेकन अ पोजीशन फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी जस्ट आउट ऑफ फियर ऑफ नॉट गेटिंग कैंसल्ड बाय अ क्राउड, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट। बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है कि यार आप बाहर निकल रहे हैं तो दोस्त भी आपको कह रहे हैं ये बात क्यों कर रहे हैं, घर से भी प्रेशर है, हर जगह से प्रेशर है, तो सिर्फ जिसकी इंटेलेक्चुअल टफनेस इतनी ज्यादा होगी वही उस पर सस्टेन कर सकता है। सो देन नीचे सेज दैट वीकनेस इज बिगर इवल देन इवल इटसेल्फ। क्योंकि अगर ज़हनी तौर पर आप कमजोर हैं और आप क्रिटिसिज्म से डर जाते हैं, जिस तरह आप अपना काम देख लें, मतलब इट्स नॉट अ डिजायरेबल जॉब कि ऑन द रैंडम डे आई लॉग इनटू ट्विटर और मैं वो ट्विटर खोल के देखूंगा 2000 लोग मुझे विदाउट टोटली अनप्रोवोक्ड गालियां दे रहे हैं। यू स्क्रॉल की यू दैट, अच्छा जी आपकी फैमिली को भी नहीं छोड़ा, आपको भी नहीं, और मीम्स बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। सो at one point you can succumb to this pressure that is exerted from the society। इसके लिए पाकिस्तान में रहते हुए you need a very tough mind फर्स्टली। और वो ये है कि अगर आप ये अग्री करते हैं कि लोग आपको सल्यूट करेंगे उस जॉब के लिए जो आप उनके लिए करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि टू कंपेल पीपल टू बिलीव दैट दे हैव बीन डिसीव्ड इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब। जब इब्राहिम लिंकन के दौर में सिविल वॉर ऑफ अमेरिका 1865 में होती है, तो उसके बाद में वो कहता है सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये नहीं था कि स्लेव को आजाद करा दिया, चैलेंज ये था कि स्लेव को ये मनाएं कैसे कि अब तुम आजाद हो, अपना काम करो। They were so habitual of that exercise of slavery, working in the battlefields और वो सारा कुछ, कि उन्होंने कहा कि जब हम आजाद हुए तो हम क्या करेंगे, we have no sense of liberty। So to convince the slave that he is free is more difficult than freeing the slave। स्पिनोजा कहता है ना कि अंडरस्टैंडिंग इज द एंड टू ऑल स्लेवरी। अगर हमारे पाकिस्तान के अंदर रहते हुए रिलीजियस माइनॉरिटीज हों, एथनिक माइनॉरिटीज हों, खवातीन हों, उनको ये समझ आ जाए ना कि द वे दे आर बीन एक्सप्लॉइटेड, दे विल रिबेल अगेंस्ट ऑल द ब्रूटल अथॉरिटीज। और ये पाकिस्तान में रिड्यूस करना इस सारी ब्रूटैलिटी को एक एंटिटी पे, जिसका नाम एस्टेब्लिशमेंट या कुछ भी हो, ये पूरा एनालिसिस है। अगर आपके घर में आपको अपने ड्रीम्स फॉलो नहीं करने दिए जा रहे,
और जबरी तौर पे आपकी शादी करवाई जा रही है, तो ये आर्मी चीफ नहीं कर रहा। द बिगेस्ट ब्रुटैलिटी टेक्स प्लेस फॉर पाकिस्तानी इंडिविजुअल एट हिज डोर स्टेप, जहां से वो शुरू होता है। घर से कदम रखने से पहले ही आपकी पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। उसके बाद में जो मर्जी स्टेट करे वो क्या है, दैट इज नथिंग in face of the brutality that you face at home. Because a lot of dreams are killed at your own house before you go out of there. अब उसमें क्या डेवलपमेंट लाइफस्टाइल्स हैं, मैं एक काम नहीं करना चाह रहा, मुझे वो करना पड़ेगा। मुझे एक इंसान पसंद नहीं है, सारी जिंदगी उसके साथ गुजारनी पड़ेगी। मुझे एक फील्ड नहीं पसंद, मुझे वो चूज करनी पड़ेगी। मैंने नहीं ब्यूरोक्रेट बनना, मैंने नहीं क्लर्क लगना, मुझे करना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे। सो द चैलेंज इज टू बिकम इंडिविजुअल्स फर्स्ट। क्योंकि अगर आपको यही नहीं मालूम कि हमारे राइट्स क्या हैं, तो उसके बाद में कोई सहाफी, कोई सियासतदान आपका क्या ही बिगाड़ लेगा, बिकॉज यू आर सिटिंग डक विल बी टेकन अवे। उसमें तो क्रिटिसिज्म वो करेगा ना जिसको पता है कि यार मेरी ये ताकत है, ये नहीं है। हमारे यहाँ पे तो हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट की एबीसी का अभी तक नहीं पता, कि हम समझते हैं कि सियासतदान के लिए मरना है, दो ही वाज देयर टू डाई फॉर योर कॉज। उसकी वजह यह है कि ही वाज समबडी जिसको आपने एम्प्लॉय किया और आपने उसको एक नौकरी पे रखा और कहा कि ये टैक्स लो हमसे, हमें डिस्ट्रीब्यूट करो और हमारी बात सुनो। और वो क्या कह रहा है कि बाहर निकल के मेरे लिए जान दे दोगे। एंड पीपल आर हेल्पिंग टू डाई फॉर देम, फॉर देयर ओन सर्वेंट्स। ये इसी तरह है कि आपने कोई ड्राइवर को एम्प्लॉय किया है, अपने घर में किसी बैटमैन को एम्प्लॉय किया, एंड यू टेल हिम कि आप अंदर स्वयं का बाहर खड़ा होता हूँ और मैं आपके लिए जान दूंगा, कोई मसला हो मुझे बता दूंगा। सच अ फॉली, यू नो, इट इज एन अप्रोच जो कि एक डेमोक्रेटिक अनअवेयरनेस का फ्रूट है जो यहाँ पर हो रहा है सारा। तो ये जो पोलराइजेशन हमें सारी दिखाई देती है, क्या वजह थी कि सिगमंड फ्रॉइड की तरह का साइको एनालिस्ट जिसने एक रेवोल्यूशन लेकर आया साइकोलॉजी की फील्ड में, मरने से पहले ही वाज होपलेस इन डेमोक्रेसी। क्योंकि उसने क्या कहा कि मुझे ये लगता है कि पीपल विल बी गवर्न्ड बाय देयर इमोशंस नॉट देयर माइंड्स। क्या वजह कि आप पीएचडी करवा लें किसी को कैम्ब्रिज से, ऑक्सफोर्ड से, उसके बाद भी वो वही बात करेगा जो उस आदमी के बराबर होगी जिसने जिंदगी में कोई किताब नहीं पढ़ी। Because politicians have discovered the art of appealing to your emotions and fooling you. और वो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है। क्योंकि दुनिया में आप देखें, कॉमेडियन हो या WWE की रेसलिंग करवाने वाले हो, वो प्रेसिडेंट्स बन के आ रहे हैं आपके ऊपर। ज़ेलेंस्की वाज अ कॉमेडियन जो कि यूक्रेन का प्रेसिडेंट है। Look at Bolsonaro in Brazil, he was dancing on the stage the day he was elected. और look at Donald Trump, I mean, what was the shot to fame, rich man? और इसके अलावा क्या है, सिंपलिस्टिक टर्म्स में बात करना। तो अगर हमारी इंटेलेक्चुअल हायरार्कीज ये हैं, बिकॉज द लीडर शुड बी हैविंग ओनली वन सुपीरियरिटी ओवर यू, एंड दैट इज नॉट मॉरल, दैट इज इंटेलेक्चुअल। अगर एक ऐसा इंसान एक कैटास्ट्रोफी की एज के अंदर आपको रूल कर रहा हो और वो बहुत नेक इंसान हो, अपने तमाम फराइज दीनी भी पूरे कर रहा हो, दुनियावी भी पूरे कर रहा हो, ही विल स्टिल डिस्ट्रॉय यू इफ ही इज नॉट अ गुड थिंकर। The best example for this is Winston Churchill, a terrible man, a drunkard man, alcoholic, you know, jerk of the highest order. But he rises up in an occasion जहाँ ब्रिटिश सोसाइटी डिवाइडेड थी कि हिटलर को अपीज करना है या इसके खिलाफ लड़ना है। नेविल चैम्बरलिन जाता है वहां पे, हिटलर से एक पैक्ट साइन करके आता है कि मैं सिर्फ सुडेटनलैंड को इन्वेड कर लूंगा, इससे आगे नहीं मैं आऊंगा, आपकी टेरिटरी को नहीं लूंगा। और वो इस तरह लहरा रहा है उसको कि देखें मैं जीत गया आज। 2 हफ्ते बाद हिटलर उसको तबाह बर्बाद करके जो है वो आगे पोलैंड पे भी इंक्रोचमेंट शुरू कर देता है। Churchill was the only guy who was saying that we have to fight this beast until he arrives at our doorsteps from the day one. So he rises to the occasion and saves the entire world of democracy from a brutal dictator like him. हालांकि वो रेसिस्ट भी था, वो कह रहा था साउथ अफ्रीकन को तो कैंप्स में बंद कर देना चाहिए। यहाँ पे जब 30 मिलियन बंगालीज भूख से मर गए क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारा अनाज फौज को दे दिया और उसको खत लिखा गया, चर्चिल ने जवाब दिया, भाई गांधी इज नॉट डाइंग हियर, ये तो मर गया 30-40 मिलियन, गांधी को भी मार दो ना, मेरी जान छूट गया। इतना इंसेंसिटिव आदमी था, बट ही वाज अ बेटर थिंकर इन अ सिचुएशन। आप डंकर्क की जो उसकी वो देखें कि उसमें मूवीज भी बनी हुई हैं और वॉर्स भी हैं, कि इन टाइम्स के ऊपर जिस तरह प्लेटो भी कहता है कि वी नीड फिलोसोफर किंग समहाउ, पीपल हु कुड थिंक बेटर देन द मैसेज, दे आर आवर ओनली गारंटी टू से यस। इसके अलावा अगर हम देखें मॉरल सुपीरियरिटी की बात कर लें, दुनिया में बहुत लोग ऐसे आए होंगे जो कुछ नहीं कर सके इन टाइम्स में। तो हमारे यहाँ जर्नलिज्म भी अगर आप देखा जाए वो एक्टिविज्म में रिड्यूस हो गया। हर पार्टी का एक एक्टिविस्ट है जिसका पॉपुलैरिटी का जो सारा जो जो फेम की जो उसकी बेसिस है वो क्या है, सपोर्ट फॉर एन इंडिविजुअल।
which is an insult to the profession of journalism, because journalism is a profession of bashing the authority only, not of supporting him, चाहे वो किसी के लिए भी हो। और अथॉरिटी क्या होती है? एडवर्ड बर्नेज नाम का एक आदमी था, उसके बारे में पढ़े कि उसने अमेरिकन पॉलिटिक्स में क्या क्या कुछ तब्दीली लेकर आया। ही वाज द नेफ्यू ऑफ सिगमंड फ्रॉइड। फ्रॉइड की थ्योरीज को अप्लाई करके उसने एक प्रोपेगेंडा मॉडल क्रिएट किया। ही वाज द फर्स्ट मैन जिसने व्हाइट हाउस में हॉलीवुड के एक्टर्स को बनाया था, ताकि उनकी जो लाखों की ऑडियंस है वो भी आ जाए 2 मिनट में एक पॉलिटिशियन के पीछे। और उसके बाद में रोनाल्ड रेगन प्रेसिडेंट बन गया, जो कि खुद एक्टर था। तो उसकी किताब है प्रोपेगेंडा, जिसमें वो कहता है कि देयर इज एन इनविजिबल गवर्नमेंट इन द एयर। हवा के अंदर एक ना नजर आने वाली हुकूमत है, और वो हुकूमत है अवाम के मैसेज के दिमागों को मैनिपुलेट करके उन पे राज करने वाली। आपके दिमागों पे पॉलिटिशियंस नहीं, एडवर्टाइजर्स राज करते हैं। हमें इस बात का पता ही नहीं। अगर आपकी दिन के अंदर एड देखने की क्वांटिटी आपको पता है, इट्स क्लोज टू 1000 एडवर्टीजमेंट्स पर डे। सड़क से गुजरोगे वहां पर इश्तिहार नजर आएगा, मोबाइल खोलोगे यूट्यूब पे इश्तिहार नजर आएगा। चलो वो तो अच्छा है, कुछ अभी भी आ जाता है। इसके अलावा टीवी लगाएंगे वहां पर इश्तिहार नजर आएगा। और टारगेटेड किस्म की जो एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स है, ये ह्यूमन हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि आपका डाटा फरोख्त करके अगर आप किसी एरिया में घर लेते हैं, उसके करीब कोई रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, जो वो डाटा आपका खरीदेंगे कि इस एरिया में कौन कौन से नंबर है, उनकी एजेस क्या है। फास्ट फूड वाले जो है वो 30 से नीचे लोगों को टारगेट ऑडियंस बना के टेक्स्ट मैसेज करेंगे। पहले क्या था कि ये नहीं पता कि जो गुजर रहा है एक सड़क से, एक उसके सामने बैनर लगा हुआ है, इश्तिहार लगा हुआ है, वो किसी भी एज का हो सकता है। अब एज स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स होती हैं जो कि आपकी रियलिटी को ही डिस्टॉर्ट कर देती। मैंने भी इस पर बात भी की थी। अटेंशन इकोनॉमीज को कहते हैं $400 बिलियन की एम्पायर। द पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल इज $2 ट्रिलियन वर्थ। और उनका काम क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जो आपकी अटेंशन है सोशल मीडिया की, उसको एडवर्टाइजर को बेचते हैं और उससे निकालते हैं पैसे, और एडवर्टाइजर आपको प्रोडक्ट्स बेचते हैं। दैट्स इट। इसके अलावा फेसबुक, यूट्यूब, टीवी किसी का कोई पर्पस नहीं है। अगर आपको लगता है कि बाकी पर्पस है एजुकेट करना, वो सब करना, लुक्स गुड इन द टेक्स्ट बुक्स, इट्स नॉट गुड। है नहीं ऐसा। नील पोस्टमैन की किताब है म्यूजिक और सच, उसमें वो कहता है कि द फंक्शन ऑफ टीवी इज टू गैदर एन ऑडियंस एंड सेल इट टू द एडवर्टाइजर। अब ऑडियंस कैसे गैदर होगी? अगर मैं सीरियस डिस्कोर्स करूंगा तो लोग तो बोर होकर सोना शुरू हो जाएंगे। सो आई हैव टू एंटरटेन। तो एंटरटेनर्स का एक राइज होगा दुनिया में जो कि ऑडियंस गैदर करना चाहते हैं। और आजकल पॉलिटिकल पार्टीज की सारी कैंपेन एडवर्टाइजर्स जो है ना वो चूज कर रहे हैं। रियल चेंज किसी को मालूम नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट करने को तैयार नहीं है। इवन जो पॉलिटिशियंस हार भी रहे हैं ना, उनको मशवरा क्या मिल रहा है कि यार आप ही सोशल मीडिया पे अब आपको बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं, आपको आता नहीं है सब। दैट्स व्हाई यू लूज। सो द रियलिटी हैज गॉन आउट ऑफ द विंडो। वी आर लिविंग इन वेरी अनफॉर्चुनेट टाइम्स, जिसमें एल्गोरिथमिक जेल्स में हमें डाल दिया गया। आप 2 मिनट के लिए फर्नीचर या कपड़े खरीदने की बात करें, अगले मिनट इश्तिहार टाइमलाइन पे आ गए। इमोशनल मैनिपुलेशन होती है एल्गोरिथम से। ये जर्नलिज्म की सबसे मॉडर्न फॉर्म बता रहा हूँ। उसमें क्या है कि अगर मैंने 2-4 रील्स पे 7 सेकंड से ऊपर स्टे कर लिया है, अगली 250 रील्स मुझे वही दिखाई जाएंगी। सो दैट अ परपेचुएटेड रियलिटी कीप्स consuming me and I keep consuming it as a process, burning myself. So how can I know who's right and who's wrong when my reality is being distorted by these algorithms? क्योंकि मेरे पास एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ही ऑब्जेक्टिव अगर नहीं है, मैं डिसाइड कैसे करूंगा? डेमोक्रेसी की प्रिजम्पशन क्या है? वो ये है कि एक इंडिपेंडेंट इन्फॉर्म्ड वोटर होगा जो थॉट की बेस पे चूज करेगा मेरे लिए कौन बेहतर है। ये प्रिजम्पशन ही बर्बाद होगी। अब तो कैपिटलिज्म भी जो है वो अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं आ सकता। पोस्टमैन अपनी किताब में ये आर्गुमेंट करता है कि पहले आप मार्केट में जाते थे, आपको इल्म था कि मैंने अपने पैसों के एवज क्या लेना है। मैं 10 रुपए भी किसी ऐसी चीज पे जाया नहीं करूंगा जो कि मेरे लिए काम की नहीं है। नाउ यू डोंट इवन नो व्हाई यू आर बाइंग मैनी प्रोडक्ट्स बिकॉज दे जस्ट लुक कूल। बहुत सी चीजें हम इसीलिए खरीद रहे हैं कि वो सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट पे हमने देखी है, एंड वी आइडेंटिफाई दैट प्रेस्टीज। वी डोंट नीड दैट। व्हाई डू वी नीड न्यू कार्स every year or every year? I'm sorry. And also new mobile phones. What are they adding to your life? Nothing. कोई ऐसा आदमी शायद इस रूम में मुझ समेत ना हो जिसने एक मोबाइल सिर्फ इसलिए लिया हो कि यार मैंने कॉल करनी। दैट इज अ बेसिक मोस्ट फंक्शन। वो तो पीछे रह गया बहुत ज्यादा। अब ये है कि पहले में 3 कैमरे थे, अब में चौथा भी एक और बना दिया उन्होंने। या पहले क्या था कि वो वाटर ड्रॉप ऊपर था, वो हटा दिए।
या साइड से पैनोरामिक पिक्चर आ जाएगी तो नया मॉडल फीड कर दिया। सो दिस इज अ कंसिस्टेंट बेट दैट इज बीइंग थ्रोन एट यू एंड वी हैव टू गेट इट, बिकॉज इसके अलावा इसको रेजिस्ट करना इतना मुश्किल है, इतना डिफिकल्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए वी हैव टू नो कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, और उसके लिए प्रॉब्लम पे बात करनी पड़ेगी। अगर पॉजिटिव साइकोलॉजी आपको बताते रहे कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, आप लोग आराम से घर जाके सो जाएं, उससे कुछ ठीक नहीं होगा, अच्छा सोचो तो अच्छा हो जाएगा, नहीं होता। तो ये वो चीज है कि अब अगर मीडिया के ऊपर भी आप देखें तो एक दिन के 4-4 व्लॉग्स आ रहे हैं, 250 प्रोग्राम रात को आ रहे हैं, मुझे क्या पता इनमें से कौन ठीक है, क्योंकि जितना फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ता है अटेंशन उतनी कम हो जाती है। ग्लोबल अटेंशन स्पैन 8 सेकंड्स का है, एज वी स्पीक हियर, 8 सेकंड्स। हु कैन फाइंड द ट्रूथ इन 8 सेकंड्स? इट्स अ वेरी लेबोरियस कंसिस्टेंट इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, जिसमें आप ये एनालाइज करते हैं कि कौन ठीक क्या है कौन नहीं। मैंने पहले भी ये एक जगह आर्ग्यूमेंट किया था, लिंकन डगलस डिबेट्स जो आईपीसी की डिबेट्स थी 19th सेंचुरी की, 7 घंटे की ऑन एवरेज एक डिबेट थी, जिसमें 2 उम्मीदवार खड़े हुए अपने आइडियाज के डिस्कशन कर रहे हैं और लोग जज कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा हमारे लिए ठीक होगा। 7 hours each and nobody used to leave their seats because the attention spans were so ridiculously long that people were able to find the truth somehow. दूसरी चीज ये है कि they used to recognize presidents by their expression of writing, not by their faces. अब क्या है कि 2 लोग टीवी पे बैठेंगे, जो ज्यादा कैरिज्मेटिक लगेगा that is your leader because he looks good on the screen, that's it. और इसके अलावा हमें नहीं पता कि रियल लाइफ में चेंज ज्यादा करने की पोटेंशियल किसमें है। पोस्टमैन कहता है कि टीवी की स्क्रीन के ऊपर, ऑडियो विजुअल फ्रेमवर्क के ऊपर, इट इज इम्पॉसिबल टू नो हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, हु अपीयर्स राइट इज राइट, हु अपीयर्स रॉन्ग इज रॉन्ग। अगर कोई बहुत ही अच्छा लेजिस्लेटर है और उसको टीवी पे बात नहीं करनी आती, हिज एंटायर लाइफ विल बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज नोबडी विल सपोर्ट हिम। सो अल्टीमेटली वो सूटसेयर्स जो है वो हम पे राज करेंगे। 2000 साल पहले प्लेटो, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस, ये बात कर रहा है कि डेमोक्रेसी का मसला ये है कि इसमें 2 लोग इलेक्शन में खड़े होंगे, एक मिठाई की दुकान वाला होगा, स्वीट शॉप ओनर, और एक डॉक्टर होगा। जीतेगा कौन? मिठाई की दुकान वाला। आर्ग्यूमेंट क्या करेगा कि मैं तो आपके बच्चों का मुंह मीठा करता हूँ, ये तो कड़वी चीजें खिलाता है आपको, एंड ही लूज द इलेक्शन। He knew 2000 years ago the problem that is going to be faced by us today, and we are succumbing to this prison again. इवन सहाफत के अंदर भी आप देख लीजिए कि जिन लोगों ने जागीरें खड़ी कर ली अपनी सारी ब्लैक मनी के साथ, दे आर सेलिब्रेटेड बाय अ मैस लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स टुडे। एक साल में उन्होंने 18 करोड़ रुपया लिया अपने मैगजीन के लिए, पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा। ही इज अ यू नो अ फाइटर ऑफ डेमोक्रेसी जर्नलिज्म टुडे। एक साल में जिसने सारी जिंदगी बीट ही वो की कि एक हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं, दूसरे में बैठ रहे हैं, वो भी इनकलाबी बने हैं। अच्छा, एक साहब हैं जो कि खैर वो नाम लेना मुनासिब नहीं है, 22 शो करना भी मुनासिब नहीं है। तो ये चीज है कि आज आकर हम जिनको लिबरेटर्स समझ रहे हैं, इस प्रिजन में डालने वाली वो है। सहाफत के अंदर भी आप देख लें यही क्राइसिस है, और बाकी जगहों पर भी ये है कि हर्ड मेंटालिटी है। तो एज एन इंडिविजुअल अगर जर्नलिज्म को सबसे बड़ा अगर आज कोई थ्रेट है तो वो यही इमोशनल कैंसलेशन, कैंसल मूवमेंट्स है कि अच्छा ये बात कर दी तो आपको सोसाइटी से निकाल दिया जाए। मैं अगर अपनी बात करूं तो आई हैव सीन नाउ एवरीथिंग, बिकॉज रियल थ्रेट होता है, परसीव थ्रेट होता है, हेटरेट होता है, अब्यूज होती है, इट्स ऑल बीन टॉलरेटेड समहाउ, बट जस्ट फॉर द स्टांसेस दैट आई हैव टेकन ओवर द इयर्स। सो इट्स अ डिफिकल्ट जॉब टू साइन अप, बट अल्टीमेटली इट्स नॉट फॉर द फेंट हार्टेड एज वेल। सो what you can decide for your future is absolute clarity. वो हरारी कहता है कि 21वीं सदी का जो इलिटरेट है वो नहीं है जिसको पढ़ना नहीं आता, वो है जिसको अनलर्न नहीं करना आएगा। अब खाली पढ़ना एजुकेशन की डेफिनेशन रही नहीं होता। मुझे बहुत से लोग आकर, अब कल आप यकीन करें, मैं एक जगह बैठा हुआ था, एक रैंडम बंदा सेल्समैन था, मुझे क्या बताया, आपको पता है रोनाल्डो ने इस्लाम कबूल कर लिया। मैंने अच्छा काम किया, मैंने कल देखा है वो रील, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं शेयर करता हूँ, एविडेंस है उसमें। मैं अच्छा, मैंने नहीं देखा यार। उस दिन कोई आके मुझे बता रहा है कि आपको पता है खान साहब तो जेल में है ही नहीं पिछले 3 महीने से। अगर आपकी तरफ नहीं आगे Portuguese and Peshawar, they are not announcing it. So this consistent bombardment of data that is coming towards you without any prior rechecks is the biggest threat, because emotional manipulation के बाद एक चीज है कि वोटर का कंसेंट जो होगा ना, उस पे लीडर चूज होगा। अगर वो कंसेंट ही मैन्युफैक्चर किया गया तो व्हाट्स द आंसर? मतलब क्या किया हिटलर ने? भी डेमोक्रेसी को इस्तेमाल किया।
कि पहले वो उनका वो आप पढ़ें जो पुश ऑफ बवेरिया कहते हैं उसको, कि वहां पर उसने वॉलेंट रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की, आगे से फायरिंग स्क्वाड ने फायर किया, 6-7 साथी उसके वहां पे मर गए, जेल में चला गया, बाद में फिर आके इलेक्शन लड़ा, और इलेक्शन लड़ने के बाद 35-40% मेजोरिटी हासिल की, प्रेसिडेंट को फारिग किया, एनेबलिंग एक्ट लेके आया और कहा कि आज से जो मैं लेजिस्लेट करूंगा वही लॉ है, और खत्म। उसके बाद कभी इलेक्शन ही नहीं हुआ। सो वी हैव टू गेट आउट ऑफ दीज रिवोल्यूशंस कि ये मैकेनिज्म जो है वो परफेक्ट है। लोगों की इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए हमें उन आवाजों को बंद करना है जिनकी इंडिपेंडेंस के खिलाफ है। टॉलरेंस नहीं। कार्ल पॉपर की किताब है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, मस्ट रीड दैट बुक, इट्स अ वंडरफुल बुक। वो ये कहता है कि टू सेव फ्रीडम, टू सेव टॉलरेंस इन सोसाइटी, इनटॉलरेंस कैन नॉट बी टॉलरेटेड। डेमोक्रेसी का ये मतलब नहीं है कि हर आइडिया को चुप करके सुन लें, नहीं। Every idea that goes against individual liberty has to be struck down with an iron hand. That is the only solution for keeping our liberties intact. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ लीजिए, सेकंड अमेंडमेंट बिल ऑफ राइट्स, थॉमस जेफरसन क्या लिखवा रहे हैं? इफ द स्टेट आर्म्स इटसेल्फ अगेंस्ट यू, आर्म योरसेल्फ अगेंस्ट द स्टेट। जॉन लॉक की जो फिलोसफी की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, वो ये कहता है कि भाई अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो मेरे पे भी फर्ज नहीं है कि मैं अकेला उसको अदा करूं। दैट इज द स्टेट ऑफ लिबर्टी ऑफ एन अमेरिकन इंडिविजुअल। आप अमेरिका को बेशक जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें कि उन्होंने इराक में बच्चों को मारा, बिल्कुल मारा, अफगानिस्तान में एनेक्सेशन की, बिल्कुल की, दुनिया में रजीम्स को बर्बाद किया, वियतनाम कर दिया, और चीजें की, WMD जापान पे बॉम्बिंग कर दी, सब कर लिया। अमेरिकन स्टेट हैज ऑलवेज प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ द अमेरिकन सब्जेक्ट एंड सिटीजन। आज कह रही है अमेरिकन कि क्या उसको ये थ्रेट है कि किसी बात करने की वजह से उसको गायब कर दिया जाएगा या कुछ इस तरह का हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी को ये क्रोच कर देगा। जस्टिस इज द गारंटी ऑफ द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल्स। मुझे तो आज ये नहीं मालूम कि मैं यहाँ कोई प्लॉट लेकर बाहर जाऊँ, वापस आऊँ, किसी और ने घर बनाया उसके, who will give me justice? Nobody. I've seen courts, 2 केसेस में मैं पर्सनली अपियर हो चुका हूँ जाके। इस तरह का निजाम है कि आपको समझ नहीं आती यहाँ जाएं क्या और किससे बात करें। वो काफका जो लिखता है द ट्रायल किताब, उसकी जरूर पढ़नी चाहिए आपको। काफका एस्क की जो टर्मिनोलॉजी है, एलियनेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस, पता ही नहीं चलता यहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ जाना है। इवन यूनिवर्सिटीज जो पब्लिक सेक्टर की हैं वहां चले जाएं, यू डोंट नो वेयर टू गो एंड व्हाट टू डू। अच्छा ये मैंने अगर ग्रेड चेंज करवाना ट्रांसलेट पे, अच्छा उस ऑफिस चले जाओ, अच्छा वहां चले जाओ, उससे बात कर लो, अच्छा ईमेल करो, अच्छा ऑफिस के बाहर खड़े हो। नोबडी हैज एन आइडिया व्हाट इज गोइंग ऑन। ब्यूरोक्रेटिक एम्बुलेंस कहते हैं इसको। अगर मैंने मेरे घर गलत बिल आ गया, उसका प्रोसेस ऐसा है कि मैं 6 महीने कंज्यूम हो जाऊंगा, वो दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। देयर इज नो क्लैरिटी। समझ ही नहीं आ रही कि ये सिस्टम काम कैसे कर रहा है। कोर्ट्स की अगर बात कर लिए कुछ नहीं पता। तो ये चीज है कि वो उसके लिए वो काफका इतना जबरदस्त एक्सप्रेशन क्रिएट करता है कि वो उसका जो केस लगता है कोर्ट के अंदर, वो पहले पूछता है मेरा जुर्म क्या है, तो वो आगे से कहता है आगे से आर्ग्यू करते हुए अब तुम्हारी सजा और बढ़ गई है। तो ये आज के व्हाट इज माय फॉल्ट, मैंने किया क्या है। वो जज कहता है यू आर हाउस पेंटर, वो कहता है आई एम नॉट अ हाउस पेंटर, आई एम अ क्लर्क। आपको तो ये भी नहीं पता मैं कौन हूँ, मेरे खिलाफ ट्रायल ट्रायल कर रहे हैं आप। जज कहता है पहले तुम्हें बेनिफिट था, लेकिन अब तुमने आगे से बहस की है, यू हैव लॉस्ट द बेनिफिट। व्हाट अ ग्रेट एनालिसिस दिस इज कि जिस तरह हम पाकिस्तान में रहकर किसी अथॉरिटी से अगर एंगेज करते हैं ना, तो आगे से जवाब मिलता बदतमीजी कर रही, शर्म नहीं आती उन्हें। So a rational discourse and argument is बदतमीजी here because it takes the power away of the oppressors. जर्नलिज्म की ताकत भी है कि वो रैशनली दुनिया के बड़े से बड़े डिक्टेटर की ताकत को बर्बाद कर देता है, because it awakens the people and it makes them thinkers. So if people start thinking, that will be the end of all dictatorships in the world. Nobody has the power to subjugate a mass of millions of people single-handedly. It is only being done because some people submit to the authority in their minds. तो यहाँ पर भी ये चीज है कि हमें इस निजाम में रह के इस पैटर्नेज के लिए सबसे पहले अपने लिए कुछ करना है। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ पेरिफेरी से आते हैं, मैं उनके लिए बहुत बात कर चुका हूँ, लेकिन इससे पहले कि वो अपने लिए कुछ करें वो सोशल जस्टिस वॉरियर तो बन जाते हैं, उस प्रोसेस में अपने आप को भी लूज कर लेते हैं। लेट्स से कि मैं एक साथी बना हूं, मैंने अभी शुरू किया है कुछ काम करना, प्रेस क्लब के बाहर खड़ा हो जाऊंगा, नारे लगाऊंगा, मुझे उसके बाद में क्या मिलेगा? आदमी टेकन हुए, व्हाट डिड आई गेट? नथिंग। कॉन्सिक्वेंशियलिज्म का मुकदमा क्या है कि आइडियाज आर जस्ट बाय देयर आउटकम्स। आउटकम क्या निकली? जीरो। मुझे बहुत से लोगों ने कहा टीवी पर क्यों आते हो, यहाँ तो खुल के बात नहीं हो सकती। मैंने कहा आई डोंट वांट टू बिकम एन एग्जांपल फॉर पाकिस्तानी मदर्स टू बी सीन, जो अपने बच्चों को कहें कि इसकी तरह ना बन जाना, वरना जेब में कोई पैसे नहीं होंगे, ना कोई इज्जत करेगा, ना कोई बात सुनेगा। वी हैव टू लीड द वे बाय एग्जांपल, एंड फॉर दैट अ लॉट ऑफ प्रैग्मेटिस्टिक कॉम्प्रोमाइजेस हैव टू बी मेड।
और उसमें यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ एंड देन डिस्ट्रीब्यूट योर पावर इन द सोसाइटी, व्हिच आई डिड। अगर आपके अपने लिए कुछ करने के लिए आपके पास ताकत नहीं है, आप लोगों के लिए क्या करेंगे? नीचे कहता है नॉट योर सिंपैथी बट योर ब्रेवरी विल सेव द इंडिविजुअल्स। आपकी सिंपैथी से पूछूंगा, मैं अगर आज खड़ा होकर 1000 बार कह लूं फलस्तीन का कश्मीर पर जुल्म हो रहा है, व्हाट कुड इट चेंज फॉर द पैलेस्टीनियन पीपल? नथिंग, जस्ट नॉइज, सिर्फ नॉइज और शोर है। चेंज क्या होगा जब मेरी स्टेट में मेरी ताकत इतनी ज्यादा हो जाए कि मैं जो बात करूं यूएन की बात सुनने के लिए खड़ा हो जाए कि हाँ जी आप बताएं क्या करना। जापान अलोन कंट्रीब्यूट्स 23% ऑफ द बजट टू द यूएन। मुस्लिम नेशंस 1.5 अरब की आबादी मिल के 0.5% करती हैं। Whom would they listen to? इंटरनेशनल सिस्टम इज नॉट बिल्ड ऑन इक्विटी प्रिंसिपल। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है कि तमाम नेशन बराबर है, नहीं। यूएन के प्रियम्बल में लिखा जरूर हुआ है, लेकिन आपने तो पढ़ा होगा सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मुल्क पूरी दुनिया का फैसला क्यों करते हैं? एक वीटो अमेरिका का या चाइना का या किसी और का एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ नहीं होगा वो जो आप चाह रहे हैं। सो इट टेल्स अस that we have to pursue power individually as well in society, especially in a state like Pakistan, कि अगर अपने आप को एम्पावर नहीं करेंगे, वर्च्यू ऑफ सेल्फिशनेस का आइडिया आइन रैंड का पढ़े क्या है। शी सेज कि कोई भी ऐसा इंसान जो कि अपनी इंडिविजुअल परसूट कह रहा है ही नहीं, झूठ बोल रहा है उसे, बिकॉज इम्पल्स ही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं एक काम मुकम्मल सेल्फलेसली कर रहा हूँ? नहीं हो सकता। मैं जर्नलिज्म की बात भी करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज डन फॉर माय पर्सनल एम्पावरमेंट एंड देन फॉर यू पीपल। इफ यू गेट समथिंग आउट ऑफ इट फाइन, अदरवाइज इट्स ऑलवेज फॉर मी। दैट्स व्हाई आई नेवर से कि अच्छा मैंने इतना कुछ किया मुझे कुछ नहीं मिला। आई डोंट एक्सपेक्ट इट। पेसिमिज्म विल लिबरेट यू। ऑप्टिमिज्म जरूरी है बहुत सी चीजों में, बट सोशल साइंस की फील्ड में पेसिमिस्टिक लोग बड़ा नाम पैदा करते हैं। लुक एट काफ्का और नीचे और हेगल, ऑल दीस पीपल हैड टेरिबल लाइव्स। डॉस्टोयेव्स्की फॉर दैट मैटर, टेरिबल टेरिबल लाइफ। एक स्टेज पे डॉस्टोयेव्स्की को फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दिया, ही वाज अबाउट टू डाई। 2 मिनट पहले कहा कि नहीं मजाक कर रहे थे, जाओ। सारी जिंदगी वो टेरिफाइड मेंटालिटी में जिंदा रहा कि बहुत दफा मेरी डेथ जो है ना मेरे फेस पे खड़ी हो जाती है, फिर भी बच गया। मैं सर्च फॉर मीनिंग पढ़ लें विक्टर फ्रैंकल की, नाजी डेथ कैंप में था। तो ट्रेजेडी और सफरिंग जो है दैट इज गोइंग टू मेक यू बेटर देन द अदर पीपल, बिकॉज यू नो what to do in the worst of the times, and the optimist is never prepared. ऑप्टिमिस्ट का एक आइडिया होता है, वो चल गया ठीक है, ना चला तो मुकम्मल डिस्ट्रक्शन दबाई, क्योंकि प्लान बी तो है ही नहीं। मैं तो किसी जगह पर बात करने से पहले भी विजुअलाइज कर रहा होता हूँ कि इस आर्ग्यूमेंट के जवाब में ये सवाल आया तो क्या करना है। दैट इज व्हाई आई कांट बी टेकन ऑनमोस्टली, बिकॉज आई वन स्टेप अहेड इन पेसिमिज्म, दैट्स व्हाई। सो फॉर योर लाइव्स एज वेल, एनालाइज योरसेल्फ, नो योरसेल्फ। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, सबसे प्राइम जो ह्यूमन परसूट है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, टू नो योरसेल्फ। एंड टू नो योरसेल्फ यू हैव टू नो व्हाट इज आउटसाइड योरसेल्फ, कि मेरे अलावा दुनिया में क्या है, मैं उससे अपने आप को कंपेयर करूंगा, फिर डिफाइन करूंगा मैं ये हूँ। For that, you have to read a lot. So read a lot, think about yourself first and then others, and ultimately attain clarity that is going to be your power. Thank you.